नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। उसी तैयारी के क्रम में मैं एक और क्लास लेकर आपके साथ जुड़ रहा हूं, जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। जैसा कि एग्जाम की डेट तो आ ही गई है, मे भी आपने तैयारी भी स्टार्ट कर ही दिया होगा। अगर नहीं किया है तो कर दीजिए स्टार्ट। यहाँ पे आपको मैथ और साइंस दो चीजें मिलेंगी। अभी हम मैथ में 20 नंबर 30 की मैथ आती है, इसमें 20 नंबर की जो सब्जेक्टिव मैथ होती है वो यहाँ पे हम कंप्लीट करा देंगे। 10 नंबर की पेडागॉजी अलग से कराएंगे और जो जैसे कि जितने भी टॉपिक हैं उसकी छोटी छोटी वीडियोस बना के मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो मतलब सीटेट का 60 नंबर का कंप्लीट मटेरियल आपको मिलने वाला है। अगर कोई डाउट, कोई सवाल, कोई कमेंट, कुछ भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें आप बता सकते हैं। उसको कोशिश करेंगे, हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस आपकी प्रॉब्लम को हम जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है ना? तो आज को बिना देरी किए हुए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि 6 अंकों वाली एक संख्या 75y077 संख्या 11 से विभाज्य है, तब 2y + 3 का मान क्या होगा? तो बेटा देखिए, ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे ये डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है। अब क्या करूं, मैंने क्या कहा कि जब वीडियो बनाऊंगा तो डिविजिबिलिटी के अलग से सारे कंसेप्ट पढ़ा के मैं छोड़ दूंगा। अब मेरी बात ध्यान सुनिए कि संख्या क्या है, 75y077 है। ठीक, संख्या अगर 11 से विभाज्य है तो आप क्या करिए कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि किसी दी गई संख्या के अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस 0, 11 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब 7 + y + 7। ठीक है ना? और इधर बात करूंगा तो 7 + 0 + 5, तो 7 7 14 + y, ये कितना हो जाएगा? 14 + y और माइनस का 12। इनका मुझे ना डिफरेंस कितना लाना है? 11 लाना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या 11 लिख देता हूँ। तो y की वैल्यू आप निकाल दो, तो यहाँ पे y इन दोनों का डिफरेंस 2 आ जाएगा, प्लस उधर जाएगा तो 11 - 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है ना? और जब 9 हो गया तो मैंने क्या कहा कि अगर मैं 9 रख दूं, अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे 9 रख दूं, 14 6 20 और 3 23, 23 में से 12 घटाएंगे तो 11 आएगा। 11 लाना था मुझे, तो बस y की वैल्यू मुझे मिल गई। तो 2 गुणे क्या करूंगा, 9 + 3, 2 9 18, तो 20 1 21। तो आप कहेंगे सर 21 हो गया। मैंने आपसे क्या कहा कि किसी दी गई संख्या के अल्टरनेट डिजिट का जो सम का डिफरेंस है 0, 11 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं कि एक निश्चित संख्या में वस्तुओं को 126 दिन में निर्मित करने के लिए एक फैक्ट्री में 84 मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, वस्तुओं की उतनी ही संख्या को 108 दिन में निर्मित करने के लिए उस फैक्ट्री को कितनी और अधिक या कम मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी? तो सीधी सी बात है, एक आपने टाइम एंड वर्क में फॉर्मूला पढ़ा है कि m1d1/w1 = m2d2/w2। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे कह रहा है कि उसे 126 दिन में निर्मित करने के लिए फैक्ट्री को 84 मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। कितनी? 84 की। तो इसका मतलब है कि 126 × 84, चूंकि वो उतने ही है, कह रहा है कि वस्तुओं की उतनी ही संख्या, मतलब कि वही काम है, तो W1 सेम वर्क है, तो W1 = W2, तो आप कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है। या आप लिखना चाहो तो एक काम है, उसी काम को, मतलब वही काम को कि 108, कितना? 108 है, 108 दिन में निर्मित करने के लिए उस फैक्ट्री को कितनी और अधिक या कम मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी? कितनी और मशीनों की? तो मशीन को मैं कह देता हूं कि m से डिनोट कर देता हूं, m2, तो यहाँ निकाल देंगे। तो मुझे पता है कि 12 9 या 108, 12 7 84। ठीक है ना? और ये 9 का मल्टीपल है, 9 1 कम 9, 3 12, 9 चौक 26, 14 7 98। इसका मतलब मशीनों की आवश्यकता कितनी? 98। लेकिन सवाल में पूछा क्या है उससे? कह रहा है कि उस फैक्ट्री को कितनी और अधिक या कम मशीनों की आवश्यकता है। पहले कितनी थी जरा मुझे बताओ? पहले 84 थी। ठीक है, अब कितनी है? 98 है। इसका मतलब है कि 84 से कितना और अधिक हो गई हैं, क्योंकि अधिक पूछा है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 84 आप घटा दो तो क्या आ जाएगा? 4 और 1, 14 और अधिक मशीनों की आवश्यकता है। 14 और अधिक मशीनों की आवश्यकता है। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से बता सकता है। ठीक है, बात आगे चलें, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है ना? क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि संख्या 450, 825 और 675 के एलसीएम और
एलसीएम और यहाँ पे एचसीएफ होगा बेटा। देखो एलसीएम और एचसीएफ का अंतर निकालो, क्या होगा। एचसीएफ का अंतर है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि किसी दी गई संख्या का एलसीएम सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है, और किसी दी गई संख्या का एचसीएफ सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा होता है। तो नोट करके मैं 2 पॉइंट लिखता हूं और ये अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। कैसे ये बहुत काम आएगा कि किसी दी गई संख्याओं का दी गई संख्याओं का एलसीएम सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है, या उससे बड़ा होता है। यहां तक मुझे लगता है किसी बच्चे को डाउट हो। पहला पॉइंट लिखा मैंने, नोट का मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट अगर मैं लिखूं यहीं पे तो मैं समझाने के लिए कि नोट मेरा आप भी अपनी कॉपी में लिखिएगा, इससे बहुत ज्यादा काम हो जाएगा, आप सेकंडों में कर पाएंगे। नोट नंबर 2 कहता है कि किसी दी गई संख्याओं का एचसीएफ किन्हीं दी गई संख्याओं का एचसीएफ सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या किसी दी गई संख्याओं का एचसीएफ सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा होता है। आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत यहां पे। किन्हीं दी गई संख्याओं का एचसीएफ सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम और एचसीएफ का अंतर निकालेंगे। तो मुझे पता है कि संख्याएं हैं 450, दिख नहीं रहा, चमक रहा है, 450 और 825, ठीक, और 675। ठीक है, अगर ये संख्याएं हैं तो इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि सबसे बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ा होगा। तो 450 के पहाड़े में कभी भी 825 नहीं आएगा। तो 825 का पहाड़ा पढ़ो आप, 1650 हो जाएगा, 1650 हो जाएगा। 1650 के पहाड़े में ये नहीं आएगा। तो मैं ऐसे सवालों में क्या करता हूं, अभाज्य गुणनखंड लगा देता हूं। ये आप नोट कर लीजिए, तब तक इसको मैं जगह के लिए इरेज कर देता हूं। ठीक है ना, मैं जगह के लिए क्या करता हूं, इसको इरेज कर देता हूं। यहाँ पे आपने आई होप कि नोट कर लिया होगा, नहीं दिया है तो आप वीडियो रोक के नोट कर लो। आपको पता है कि मैं इसके अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल रहा हूं यहाँ पे। ठीक, 450 का जब मैं एचसीएफ निकालूंगा तो इसको मैं लिखूंगा 9 × 5 × 9, और चलो एक स्टेप और लिख देता हूं मान लो समझने के लिए आपके। तो 45 गुणे में 10 लिख दिया, और 45 को मैं क्या लिखूंगा, 5 × 9, ठीक है, और 2 × 5 लिखूंगा। तो फाइनली क्या आया, 5 ये 5 ये, तो मतलब कि 2 × 9 को 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे, आप कहेंगे नो सर। अगर मैं 825 को लिखूं तो मुझे पता 25 का मल्टीपल है, तो 25 गुणे में कितना लिख सकता हूं, 25 × 75 और 5 80 2 82 7, 25 × 75, तो 11 × 33। तो मैं लिखूंगा 3 × 5 का स्क्वायर × 11। अरे भाई इसको मैं क्या लिखूंगा, 11 × 3 लिख दूंगा। ठीक है, और इसको मैं क्या लिखूंगा, 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर × 13 × 3 लिख दिया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। ठीक है, समझाने के लिए मैंने ये लिख दिया। 675 को मैं लिखूंगा तो इससे क्या होगा ना, एक साथ एलसीएम और एचसीएफ डायरेक्ट आ जाएगा आपका। और 675 की बात करूंगा तो 25 का मल्टीपल ये भी है, 25 25 दूना 50, ठीक है, और 17 हो जाएगा, 25 सत्ते 175। तो आप कहेंगे सर 27 को 3 का क्यूब लिखूंगा और 25 को 5 का स्क्वायर लिखूंगा। तो जब मैं एलसीएम लिखूंगा तो मेरी बात ध्यान से सुनिए क्या आएगा। और जब मैं एचसीएफ लिखूंगा तो एलसीएम लिखूंगा, 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो 2 लिखा जाएगा, 3 यहाँ है, 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ है तो हाईएस्ट पावर लिया जाता है। ये फैक्टर विधि है, 5 यहाँ 5 यहाँ तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और क्या है 11 है तो 11 लिख दिया जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे इसको लिखना चाहूँ तो 2 ×
27 गुणे 25 गुणे 11। तो 25 गुना 50, मैं ना सबका यूनिट डिजिट सेम है तो मुझे यूनिट डिजिट से बन नहीं पाएगा। 25 बल्कि 2 डिजिट भी लास्ट के 2 में सेम है, करना ही पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, 25 गुना 50 कर लेता हूँ। 27 पंजे 7 पचे 35, 27 पंजे 1350, मतलब 25 गुना 50, तो 50 गुणे 27 गुणे 11, तो ये कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100, 7 पचे 35, 135, एक जीरो लगा दूंगा और गुणे का जब 11 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0 और 11 पचे 55 के 5, 11 33, 5 38 के 8, 11 कम 11 3 14, 14,850 हो गया। आप कहेंगे यस सर, लेकिन अगर इनके एचसीएफ की बात करूंगा जब मैं बेटा, तो जब इनके एचसीएफ की बात करूंगा तो 2 यहाँ है और कहीं नहीं है ना, 3 यहाँ है, 3 यहाँ, 3 यहाँ, तो लोएस्ट पावर लिखा जाता है 3, और यहाँ 5 है, 5 की सब जगह पावर सेम है और कुछ है नहीं, तो 50 25 3 75। इसका मतलब है कि यहाँ से 75 में घटाऊंगा तो मुझे जो मिलेगा वो 14,785 मिल जाएगा। हाँ 785, 14,700 सॉरी 75 मिल जाएगा। 14,700 आप घटा दीजिए, यही आएगा। तो आप कहेंगे अरे भाई 50 पूरा घट गया, 800 में से 25, 775 बचेगा। 14,775 है ऑप्शन में क्या? यस है। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो मैंने आपको ये जो बताया है, आप कहेंगे सर इसका क्या यूज है? बेटा ये नंबर बड़ा था नहीं तो इससे भी हम क्वेश्चन को बना लेते, ठीक है ना। यहाँ मैंने आपको क्या बताया, अभाज्य गुणनखंड विधि से ये नंबर था, इसके अभाज्य गुणनखंड विधि से मैंने इसे क्या कर दिया, फैक्टर कर दिया, ठीक है ना। क्लियर है? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। करा है यदि x बराबर 4/7 और y बराबर -11/15 है तो x प्लस वाई का व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि x प्लस वाई का जो सम आएगा उसका उल्टा आंसर बताना है। तो x की वैल्यू अगर 4/7 है बेटा है ऑप्शन में, और माइनस y की वैल्यू -11/15 है, तो आपको पता है कि इनका एलसीएम क्या आएगा, 105 आएगा। तो 15 चौको 60 हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा 77, तो ये 17 आ जाएगा, लेकिन कैसे, माइनस में 105 का। तो जब इधर बात करूंगा तो ये इसका रेसिप्रोकल पूछा है, क्योंकि ये जो आया है ना ये बेटा x प्लस वाई का मान आया है, इसका रेसिप्रोकल हमसे पूछा है, तो हमारा ये पलट जाएगा, तो हो जाएगा 105, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, बटे का 17, इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा रेसिप्रोकल। आप बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या किसी बच्चे को? माइनस का 105/17, माइनस का 105/17, क्लियर है? ठीक है कि नहीं? चलो, अगर समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों में लाइक शेयर और कमेंट करिए। कोशिश की गई है कि एक कमजोर से कमजोर बच्चा भी इन चीजों को समझ जाए, ठीक है ना। चलिए, सवाल है कि 1/2/2 सही 2/3 प्लस 1/3 से 1/5 प्लस 1 सही 2/5 का मान है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्या करेंगे, 1/2 लिखा है तो अभी ऐसे लिख देते हैं एक स्टेप में, ठीक है ना। तो 3 दूना 6, 6 2 8 बटे कितना है 3 है, प्लस 1/5 5 15 1 16, 16 बटे कितना है 5 है, और प्लस 1/2/9 है। मेरी बात एक ध्यान समझिएगा कि A/B/C/D क्या होता है। तो आप कहेंगे सर A/B/D/C होता है ना। तो बस आप यहीं से यही कहेंगे कि एक को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा, मतलब पलट जाएगा। जैसे एक था, इसको मैंने 8/3 से डिवाइड किया, तो हालांकि ये एक नहीं है, मतलब मैं 1 को बटे 1 लिख सकता हूँ। तो ये अगर A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो मैं क्या लिखूंगा, A/A × 3/8। तो बेटा जब भी ऐसा कुछ आए, जब भी कुछ इस प्रकार से आए, तो आप जब डिवाइड में हो तो उसे पलट दो। प्लस इसका मतलब क्या लिखूंगा, 1 इंटू ये पलट जाएगा तो 5 बटे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। और प्लस यहाँ पे भी डिवाइड था बेटा, यहाँ पे भी डिवाइड था, ठीक है ना। तो 1/2/9, तो इसको जब मैं क्या करूंगा, इससे डिवाइड करूंगा तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 9/2, पलट गया, ठीक है 9/2 हो जाएगा। तो ये हो क्या गया 3/8 प्लस 5/16 प्लस 9/2, सबका एलसीएम 16 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2 से गुणा कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं 8 से गुणा कर दूंगा, 8 से। तो बस ऊपर सीधा जोड़ लूंगा, सबके हर बराबर हैं, सबके अगर हर बराबर हैं तो क्या होता है, उसके अंश जुड़ जाते हैं। तो 2/3 6 + 5 + 72 बटे का
16, ठीक है ना। 72 6 78, 78 2 80, 3 83, 83 को 16 से डिवाइड करें, 16 पंचे 80 और 16 एक कम 16, ठीक है। 5.1 दो जगह आ रहा है, 16 एक कम 16 और कितना हो जाएगा 4 और 10 14, 16 7 1 16 8 128, 8 जाएगा बेटा। कितनी बार जाएगा 5.1875, 18 के बाद ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है ना, मतलब 5.1 होगा, ये तो बनेगा नहीं। 5.1 यहाँ था, 7 था वहाँ 8 था, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। बताओ भाई क्लियर है कि नहीं। तो ये चीजें आपको जाननी पड़ेगी, नहीं तो एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। जब भी डिवाइड में ऐसे कुछ हो पलट के मल्टीप्लाई में लिख दो। ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब इसको मैं क्या करूंगा, माइनस का 3/4 है ना, और होल 3 है, ये 4 है। तो जब इसको लिखूंगा तो a के पावर m का होल पावर n इज इक्वल टू a के पावर m इंटू n होता है। बताओ होता है कि नहीं होता। तो आप कहेंगे माइनस का 3/4 और 3 चौक 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो माइनस का 3/4 का होल पावर 12। तो आपको पता है, अरे भाई एक ऑप्शन में यहाँ से हटाना पड़ेगा, एक ऑप्शन में माइनस में हटाना पड़ेगा। और माइनस कैसे हटेगा, इसको देखिए, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है ना कि इसका आंसर क्या आ सकता है। जब भाई इसकी पावर इवन हो गई, इसकी पावर इवन हो गई, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 की पावर 12 हो जाएगा, ठीक है। 3/4 या तो अंदर में ले ले, या तो इस फॉर्म में लिखा हो, या तो इसका ऑप्शन ऐसे हो सकता है -3/4 की पावर 12, इस तरह लिखा हो तो सही होगा। ये कैसे बाहर आएगा, माइनस बाहर नहीं आएगा तो माइनस में ही रहेगा। रिजल्ट फाइनल प्लस में आना है, इस बात की गारंटी है। अब इसको खोलेंगे तो 12 आएगी, या तो आंसर ये बनेगा या तो ये। ऑप्शन इस तरह से बनना चाहिए था। बात समझ में आई कि नहीं आई। ऑप्शन इस तरह से बनना चाहिए था। क्लियर, आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रेक्षणों 29 x+1, 33 44 x+3 x+6 और 46 का माध्य 39 है, तब इन प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। तो पहले इसका मतलब है कि माध्य 39 है, x का मान निकालो। तो जब भी मीडियन निकालते हैं तो मीडियन निकालने की जो भी डेटा दिया रहेगा उसको अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि डेटा जो दिया है 29 x+1 ने समथिंग दे रखा है, इसका माध्य दिया है कितना 46 दे रखा है, और 46 का मान 39 है। तो आप ये जानते हैं कि जो एवरेज होता है बेटा, जो एवरेज होता है वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे 29 x+1 33 44 समथिंग ऐसे दे रखा है। तो आप लिख लो एवरेज कितना दिया है 39 दिया है, और इनको जब जोड़ूंगा भी, चलो मैं लिख देता हूँ। तो क्या है 29 + x+1 + 33 + 44 + x+3 + x+6 + 46, यही तो है। कितने टर्म है 1 2 3 4 5 6, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है। कोई दिक्कत है क्या, आप कहेंगे नहीं सर। तो मैं यहाँ पे x यहाँ है और x यहाँ है और x यहाँ है, तो क्या हो जाएगा, पहले मैं 3x लिख देता हूँ, कोई दिक्कत। अब मैं 29, अब मैं सारा क्या करता हूँ जोड़ लेता हूँ, ठीक है ना। तो 29 एक ये इधर चलाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है ना, और 33 3 36 हो जाएगा। तो 36 4 40 और 40 4 80 और 8 3 11 110 हो जाएगा, 110 और 50 160 और कितना बनेगा। अरे इसको मैंने यहाँ जोड़ा तो ये 30 हो गया, और इन दोनों को जोड़ा तो 40 40, सॉरी एक मिनट, जब मैंने इनको जोड़ा, बेटा ऐसे जोड़ा करो, मतलब जैसे मैं जोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। कितना था 44 था, तो आप इनको 44 लिखो। 33 के बाद था 44, हाँ ठीक है। मैं कहा ये 44 है, इसको लाके यहाँ 3 के साथ जोड़ो 36 हो जाएगा। तो 36 4 40 40 40 क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ से कट जाएगा, ठीक है ना। और इसको मैं कह रहा था कि 46 4 50 2 52,
तो इसको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। यही बात मैं कह रहा था। तो 8 3 11 110 50 160 तो 62 प्लस कितना हो गया 162 बराबर बटे 7 के, ये कहाँ जाएगा 39 के। 3 से कटेगा क्या, यस कटेगा। 3 13 39, 3 एकम 3 और 3 5 15, 3 चौक 12 और 13 91 इधर हो जाएगा। ये x है ही प्लस का क्या हो जाएगा 54। तो जब x बराबर लिखेंगे तो 11 में से 4 गया तो 7 हो जाएगा और 8 में से 5 गया 3। x की वैल्यू कितना मिल गई, 37 मिल गई। अब आप डेटा को अरेंज कर लो आराम से। x की वैल्यू कितना मिल गई, 37 मिल गई। तो ये 29 तो है ही, ठीक है, यहीं पे मैं लिखूंगा ये 29 तो था ही और 37 एक कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, ठीक है। 37 एक 38 हो जाएगा। ये कितना बनेगा 33, ये क्या 44 और 37 3 कितना बनेगा 40। आप कहेंगे यस सर। और 37 6 कितना हो जाएगा 43 और फिर ये क्या बनेगा आपका 46। तो अरेंज कर दो डेटा को। तो 29 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 29 के बाद 33 और 33 के बाद फिर क्या आएगा 38, 38 के बाद 40, 38 के बाद 40, 40 के बाद फिर क्या आ जाएगा 44, 44 के बाद फिर क्या आएगा 43, 43 के बाद क्या आएगा 46 आएगा। डेटा 7 है तो आपको पता है मिड टर्म होगा 1 2 3 1 2 3 कर दे, 40 आया है, ठीक है ना। इन प्रेक्षणों का माध्यक है कितना आ गया बेटा 40 आया है। 40 ऑप्शन में है तो ऑप्शन कौन सा है, बी है। यही आपका सही बनेगा, यही आपका सही आंसर आ जाएगा। तो कुछ किया नहीं है मैंने, क्या किया इसका एवरेज निकाल दिया। मतलब माध्य मतलब एवरेज होता है। जब एवरेज निकालने से मुझे x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू मिलने से ये जो वेरिएबल टर्म के साथ नंबर लगे हुए थे वो सारे मिल गए और इनको फिर एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और एक इधर से कट किया तो एक इधर से कट किया, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो हमें क्या मिल गया मीडियन मिल गया। यही मेरा आंसर बन गया। बात क्लियर है कि नहीं? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलें। x, y और z तीन प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं कि x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 के। तो ये लिखा क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है। इसका मतलब है कि इस टर्म को मैं लिख सकता हूं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 100 के। तो यहीं से मैं लिखूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के। कोई दिक्कत? दूसरा क्या लिखा है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2yz है ना बराबर 256 के। इसका मतलब वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे y नहीं, ये बेटा z होगा। क्या होगा, ये z होगा। नहीं बन ही नहीं सकता, ये z हो जाएगा। क्या हो जाएगा z स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा कि इसका मतलब y प्लस z का जो होल स्क्वायर है बराबर किसके 256 के है। तो y प्लस z की जो वैल्यू है ना 16 से हम 256 हो जाएगा। ये जो लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इसका मतलब है कि x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर लिखा हुआ है इतना बराबर क्या होता है, ये 400 है दिया गया है। तो x प्लस वाई प्लस जो z की वैल्यू है वो कितना हो जाएगी 20 हो जाएगी। मुझसे पूछा क्या है वो x y z माइनस x, मतलब x y z सबकी वैल्यू मुझे फाइंड करना है। आपको पता है कि अगर y z की वैल्यू 16 है तो x की वैल्यू कितना होगी 4 होगी। x की वैल्यू 4 होगी। अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितना है 6 है, और y की वैल्यू 6 है तो इसकी वैल्यू कितना होगी कितना हो जाएगी 10 हो जाएगी। ठीक है, आपको मिल गया x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, ठीक है ना, y की वैल्यू मिल गई और z की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हम बता देते हैं y की वैल्यू कितना है 6 है और z की वैल्यू कितना है 10 है, माइनस x की वैल्यू कितना है 4 है। तो 10 छंग 60 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर, आप कहेंगे यस सर, ये 54 ही आपका आंसर बनेगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। आगे चलते हैं कि 2x माइनस 7/2 इज इक्वल टू माइनस 4.5 के हल से संतुष्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना
तो आप इसको पहले सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो और x की वैल्यू निकाल के सेटिस्फाई करो कि LHS इक्वल टू RHS है कि नहीं है। मतलब कहने का ये हुआ कि जब 2x माइनस 7/2 इज इक्वल टू माइनस का 4.5 लिखा है तो इसके साथ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 9। तो 2x माइनस 7 इज इक्वल टू किसके 9 के माइनस में, और ये 2x जब होगा ना तो -9 प्लस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, -9 प्लस 7 तो क्या हो जाएगा -2। तो 2x जो है ये कट जाएगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू -1 आ गया। ये x की वैल्यू ऐसी कहाँ पे मैं रखूँ कि जहाँ पे -1 मतलब सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है ना। तो मुझे पता है यहाँ तो होगा नहीं क्योंकि 4 एकम -4 होगा नहीं, ये यहाँ रखूंगा तो 3 गुणे -1 तो -3 प्लस 2 बराबर -1 के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं -1 बराबर -1 के। तो यहाँ पे LHS बराबर RHS। आप सवाल को लगाते समय अगर कॉन्फिडेंस में हैं तो ये बात आपको पता है, जैसे भी ये आंसर आ गया अब आप बेवजह आप इधर भी चेक करेंगे, कोई मतलब नहीं टाइम वेस्ट करने का, ठीक है ना। अच्छी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नहीं तो क्या करते ये आंसर आने के बाद भी उधर लगाते रहेंगे। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि यहां पे देखो बेटा 4x y क्यूब प्लस 24x y स्क्वायर माइनस 64 एक्स वाई है। अपान का 2x दोनों से कॉमन ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, तो y प्लस 8 बच जाएगा। ये अभी से मैं कर लेता हूं, 4 यहाँ है 4 यहाँ है 4 यहाँ से मल्टीपल में है तो 4xy मैंने कॉमन ले लिया तो मुझे पता है कि y स्क्वायर बचा प्लस 6y बचा माइनस 16 हो गया। अपान का ये 2x है, y प्लस का 8 है, ये 2x कैंसिल होगा, x जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बच गया बाहर 2y बच गया। इसके फैक्टर लिखूंगा तो देखो इन दोनों को 16y स्क्वायर लिखेंगे तो कहने का मतलब है कि y स्क्वायर माइनस प्लस है ना, तो प्लस का 8y माइनस 2y और माइनस का 16 अपान कितना हो जाएगा y प्लस का 8 करेंगे, ठीक है ना। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि 2y करेंगे तो y यहां से कॉमन लेंगे, क्या करेंगे बेटा y यहां से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा y प्लस 8 बच जाएगा। आप कहेंगे यस सर, और यहां से माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो y प्लस 8 बच जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, आप कहेंगे नहीं सर। तो जब y प्लस 8 लिखेंगे तो देखिए यहाँ क्या मिल गया मुझे 2y मिल गया, और एक ब्रैकेट में y प्लस 8 मिला और एक ब्रैकेट में क्या मिला y माइनस का 2 मिल गया, और y प्लस 8 करेंगे तो ये y प्लस 8 कट जाएगा तो मुझे फाइनल क्या मिला 2y y माइनस का 2। 2y दो जगह आ गया था, नहीं तो कर देते 2y y माइनस 2। ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अपने दोस्तों में शेयर करिए और बताइए उनसे कि आपको यहाँ पे क्लासेस सब कुछ मिलने वाली है, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद सर।